हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर जो इकोनॉमिक्स पार्ट का सीईटी मेंस के इकोनॉमिक पार्ट्स का जो सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट है, आज हम वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका परिचय क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो किए थे। आज हम जैसे कि उसके इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक मेंशन किया गया है। तो हम आज अपनी इस क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो जो चीज़ें पूछी हैं वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आप कोई सुधार या सुझाव चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। अब एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है सूक्ष्म। जो व्यष्टि है, जो माइक्रो है, उसका अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म यानी कि छोटा। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। अतः इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन न करके, समग्र क्या होता है, पूर्ण रूप से पूर्ण अध्ययन न करके अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, किसी विशिष्ट आर्थिक इकाई का या फिर व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत एक वस्तु, एक फर्म या एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। और यहाँ फर्म का जो अर्थ है वो व्यवसाय से है। ठीक है, मतलब इसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का, समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता, किसी एक पार्ट का या फिर पर्सनल यूनिट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे इसकी हम परिभाषाएं देखेंगे कि जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसको किस किस ने परिभाषित किया है। तो फर्स्ट है प्रोफेसर हेंडरसन एंड क्वांट। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर हेंडरसन और क्वांट ने क्या कहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक परिभाषित समूह की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्तियों के समूह हैं, नोट पूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, सिर्फ मतलब इसमें क्या है कि किसी एक इकाई या फिर बड़े समूह के किसी छोटे पार्ट का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है हमारे प्रोफेसर चैम्बरलिन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा उसका संबंध अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और उसका संबंध जो अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर बोर्डिंग के अनुसार व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग या वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जैसे कि कोई एक फर्म है, एक गृहस्थ फैमिली है, मतलब जो व्यक्ति है, और मजदूर है, मजदूरी, आय, उद्योग, वस्तु, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो अब हमने देखा माइक्रो जो इकोनॉमी है उसका अर्थ क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी की परिभाषाएं, और अब आगे हम करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। ठीक है, मतलब ये कितना कितना क्षेत्र है, किस सिद्धांतों पर ये काम करता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विशेष सामग्री को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4, जो है मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत का सिद्धांत। तो फर्स्ट क्या था हमारा, मांग का सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब मांग के सिद्धांत में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा उत्पादन का सिद्धांत।
और तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि एक फर्म विभिन्न साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। इसके अंतर्गत उत्पादन के नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब उत्पादन का सिद्धांत में क्या है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग में क्या है कि जो एक फर्म है वो विभिन्न साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। किसी एक चीज़ से तो उत्पादन नहीं होता, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए कई चीज़ों को एकत्रित करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड है हमारा कीमत निर्धारण का सिद्धांत। एक फर्म अपने उत्पादन को विभिन्न उपभोक्ताओं को किस कीमत पर बेचती है, इसका अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। और इस सिद्धांत में मांग व पूर्ति की दशाओं का विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ है हमारा साधन कीमत का सिद्धांत। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। एक फर्म को अपना उत्पादन बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे इन 4 साधनों में क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ बांटने का अध्ययन भी इसी साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसे साधन या कारक कीमत का भी सिद्धांत कहा जाता है। क्या साधन या कारक कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मतलब जिसका क्षेत्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो 4 सिद्धांतों पर काम करता है। पहले तो मांग का सिद्धांत, इसमें ये देखेंगे कि मांग को कैसे निर्धारित किया जाए। किसी चीज़ की कोई डिमांड है तो उसको कैसे निर्धारित किया जाए। फिर उसका उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे साधन है वो एकत्रित किए जाते हैं, फिर उत्पादन किया जाता है। अब जब किसी चीज़ का उत्पादन हो गया तो फिर उसकी कीमत लगानी है कि उसको किस कीमत पर बेचा जाए जिससे हमें उसका मुनाफा मिल सके। ठीक है, और फिर ये इसने कहा कि किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है। पहले तो भूमि चाहिए, फिर श्रम चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, फिर उद्यमी चाहिए। फिर किसी भी फर्म को लगाने के लिए पहले तो भूमि की ज़रूरत होती है, फिर श्रम, पूंजी और उद्यमी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स की प्रकृति क्या है, मतलब अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे अब हम यहाँ पर। ठीक है, अर्थशास्त्र प्रकृति के संबंध में 2 क्षेत्रों में विभाजित है, विज्ञान और कला। जब हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में बात करते हैं तो इसे 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, विज्ञान और कला। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों में विभाजित होने के बावजूद इसे दोनों का एक हिस्सा माना गया है। क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और एज एन आर्ट। अब एज ए साइंस के रूप में भी इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, नॉर्मेटिव यानी कि आदर्शात्मक विज्ञान और पॉजिटिव यानी कि वास्तविक विज्ञान। हम अपनी इससे पहले वाली क्लास में आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान कर चुके हैं। वास्तविक जो विज्ञान होता है वो आंकड़ों से रिलेटेड बातें करता है। ठीक है, और जो आदर्शात्मक होता है वो मतलब जैसे कि वास्तविक में किसी समस्या के जो समस्या है उसके प्रति हमने आंकड़े कलेक्ट किए, और आदर्शात्मक जो विज्ञान है उसमें उस समस्या से कैसे निपटा जाए, उस समस्या के निपटने के हल कौन से हैं, समाधान कौन से हैं, उन बात पर चर्चा की जाती है। तो ये है वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान। तो एज ए साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान का क्या अर्थ है। किसी शास्त्र के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जैसा कि प्रोफेसर पाइनकेयर ने लिखा है। विज्ञान क्या होता है, किसी शास्त्र के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अभी डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे हम। विज्ञान तथ्यों से ठीक उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार मकान पत्थरों से बनता है। मतलब जैसे मकान को बनाने के लिए ईंट पत्थरों की ज़रूरत होती है, वैसे ही विज्ञान तथ्यों से बनता है। किंतु तथ्यों को एकत्र करना मात्र विज्ञान नहीं है, जिस प्रकार पत्थरों का ढेर कभी मकान नहीं होता। मतलब कि सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना ही विज्ञान नहीं है, उनको प्रमाणित करना पड़ता है, उनका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ठीक है, किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। अब उसकी 3 शर्तें कौन सी हैं। उसका क्रमबद्ध अध्ययन हो, भी हमने तथ्य तो कर लिए लेकिन उन तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। वह कारण तथा परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता हो और उसके नियम सार्वभौमिक हों।
तो किसी भी शास्त्र को इन 3 कर्मों से गुजरना पड़ता है, तभी वह विज्ञान के रूप में यूज होता है। अब हम देखते हैं एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र। विज्ञान कारण और प्रभाव संबंध निर्धारित करता है। यह मात्रात्मक और वांछित परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एक सिद्ध उपकरण का उपयोग करता है। ठीक है, क्या कहा इसने कि विज्ञान कारण और प्रभाव संबंध निर्धारित करता है और यह एक मात्रात्मक है और वांछित परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सिद्ध उपकरण का उपयोग करता है। अर्थशास्त्र में ये सभी गुण हैं। ये है मांग और आपूर्ति के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खपत के लिए एक मजबूत कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? मांग और पूर्ति के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खपत के लिए एक मजबूत कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा इसे ग्राफ और चार्ट में मापा या प्रमाणित किया जा सकता है। यह अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करता है। अतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और 2 प्रकार का हो सकता है। तो जो एक विज्ञान शास्त्र को विज्ञान कहने के लिए या बनने के लिए जो कंडीशंस थी वो अर्थशास्त्र सारी पूरी करता है और इसलिए इसे एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। अब इसने कहा कि इसे विज्ञान 2 प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक, फर्स्ट है सकारात्मक, यह चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध पर आधारित है और तथ्यों को बताता है। ठीक है, दूसरा है सामान्य, एक सकारात्मक है और एक सामान्य है। यह और जो सकारात्मक हमने पढ़ा कि यह चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध पर आधारित है और तथ्यों को बताता है। मतलब चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध पर आधारित है और तथ्यों को बताता है। और सामान्य क्या है? यह मूल्य निर्णयों पर आधारित है। सामान्य किस पे है? मूल्य निर्णयों पर आधारित है और यह कैसे चीज़ों के साथ करना है यह बताता है। दूसरा हमने पढ़ा था एज एन आर्ट, एज ए साइंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं एज एन आर्ट, तो कला के रूप में इस अर्थशास्त्र का यूज देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कला का अर्थ क्या होता है। कला का अर्थ करने से है। कला क्या होती है? जिसे करके दिखाया जाए। ठीक है, तो कला का अर्थ करने से है, अर्थात किसी कार्य को उत्तम व ठीक ढंग से करना ही एक कला कहलाता है। क्या है? किसी कार्य को उत्तम एवं ठीक ढंग से करना ही कला कहलाता है। प्रोकिन्स के अनुसार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कला नियमों की वह प्रणाली है जो किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। प्रोकिन्स ने क्या कहा है कि कला नियमों की वह प्रणाली है जो किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक कला के रूप में अर्थशास्त्र। कला एक ऐसा क्षेत्र है जो अभिव्यक्ति के साधनों और किसी भी कौशल के अनुप्रयोग पर निर्भर करता है, चाहे वह रचनात्मक, व्यवहारिक या भावनात्मक हो। कला हमारे चारों ओर मौजूद है और सराहना करने के लिए एक महादिमाग की आवश्यकता है। क्या कहा है कि जो कला है वो हमारे चारों तरफ है, लेकिन कला की सराहना करने के लिए एक महान दिमाग की आवश्यकता होती है। कला के किसी भी अन्य रूप की तरह अर्थशास्त्र के लिए भी बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता होती है। जैसे कि कला में सोचने के लिए, उसको इमेजिन करने के मतलब कल्पना की आवश्यकता होती है, दिमाग की आवश्यकता होती है। उसी तरह क्या कहा है कि अर्थशास्त्र के लिए भी बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता होती है। हालांकि कल्पना को वास्तविकता के संदर्भ में होना चाहिए और यह एक क्षणभंगुर विचार नहीं है। इसके अलावा अर्थशास्त्र लक्ष्य उन्मुख है। यह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों को बताता है और कला के मामले में भी ऐसा ही है। ठीक है, क्या है? अर्थशास्त्र लक्ष्य उन्मुख है और यह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों को बताता है और कला के मामले में भी ऐसा है कि कला भी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के बारे में बताता है। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। इसका कारण यह है कि आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है। मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय दर का निर्धारण, भुगतान संतुलन आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र की अहम भूमिका होती है। इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहना उचित ही। अब आगे हम देखेंगे। अब हमने देख लिया इसके स्कोप्स क्या थे, ठीक है, और इसका नेचर क्या था। अब आगे हम देखेंगे व्यष्टिगत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं, इसके क्या गुण हैं।
तो क्या क्या हैं? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। हमने ये देखा कि ये सूक्ष्म है, इसमें शॉर्ट पार्ट का या फिर सिंगल यूनिट का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। इस संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालता ना, ये उसका अभाव। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। फोर्थ है कीमत सिद्धांत। तो आइए एक बार इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या में सहायता करता है। इसका संबंध समूहों या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या करता है, न कि ये सभी मतलब किसी समूह से संबंधित स्थितियों के बारे में बात करता है। सेकंड है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक इकाई का रूप इतना छोटा है कि इसके द्वारा दिए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। थर्ड कौन सा है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। तो व्यष्टिगत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई के आर्थिक व्यवहार की जांच और विश्लेषण करते समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोग, कुल बचत तथा सरकार की आर्थिक नीति आदि को स्थिर मान लिया जाता है। फोर्थ है कीमत सिद्धांत। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत सिद्धांत का नाम देकर बताते हैं कि इसके अंतर्गत मांग व पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत कहा गया। ठीक है। अब हमने इसमें कुछ इसके गुण देखे हैं, कुछ विशेषताएं देखी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ दोष भी होंगे, क्योंकि जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष जरूर होते हैं। इसमें दोष क्या हैं, सीमाएं क्या हैं इसकी, वो देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र है ये, कैसे देख लेते हैं एक बार। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाता। फलतः देश व विश्व की अर्थव्यवस्था का सही चित्र नहीं मिल पाता। अन्य शब्दों में व्यष्टिगत अर्थशास्त्र समष्टिगत दृष्टिकोण न अपनाकर संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हैं। विसंकुचित क्या होता है? सुकड़ा हुआ, यानी कि छोटा। तो छोटा भाई होता है इसका सबको हमने ऊपर भी देखा है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, समग्र अर्थव्यवस्था का तो अध्ययन नहीं करता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र है, ये इसका एक दोष है। सेकंड देखिए, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। सूक्ष्म आर्थिक जो व्यष्टिगत या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जो केवल वास्तविक जीवन में कदापि देखने में नहीं आती, जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। थर्ड है कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है, मतलब कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसका सभी समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत नहीं करता वो। ठीक है, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता, जैसे कि रोजगार है, प्रशुल्क नीति है, आय व साधन का वितरण है, मौद्रिक नीति है, औद्योगिकरण है, आयात निर्यात तथा आर्थिक नियोजन से संबंधित समस्याएं, इनमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यूज नहीं होता। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते। इस प्रकार धीरे धीरे व्यष्टिगत अर्थशास्त्र वर्तमान आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होता जा रहा है। फोर्थ है निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं होते। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन पर आधारित निष्कर्ष एवं निर्णय किसी व्यक्ति विशेष फर्म के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं कि ये समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी सही हो। तो ये भी एक इसका दोष है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो चीज़ें होती हैं, जो फर्म है उसके लिए तो ठीक हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि ये जो है समस्त अर्थव्यवस्था के लिए सही है। आगे अब हम देखेंगे, हमसे पूछा गया है अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ कौन सी हैं, कि अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन सी विधियों के तहत कौन से तरीक़ों से किया जाता है। तो आज आगे देखेंगे इसमें ये है। मूलतः अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो विधियाँ हैं, निगमन विधि और आगमन विधि। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे।
निगमन विधि क्या होती है? इसमें इसे अनुमान विधि भी कहा जाता है। निगमन विधि को क्या कहा जाता है? अनुमान, यानी इसमें अनुमान के तौर पर बातें की जाती है। ठीक है, तो इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। इसमें हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को सत्य मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों या समस्याओं में लागू करते हैं। मतलब किसी परिभाषा या सामान्य नियम सूत्र को सत्य मान लेते हैं और उसे किसी विशिष्ट उदाहरण या परिस्थिति समस्याओं में लागू करते हैं। इसमें सत्य की खोज में अनुमान या कल्पना का सहारा लिया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक ही वस्तु की कई इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे हर अगली इकाई से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, लेकिन जब इसे किसी व्यक्ति विशेष पर लागू किया गया है तो इसमें सार्वभौमिक सत्यता को पाया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार देखेंगे हम एक बार, वास्तविक संसार अत्यंत जटिल है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक घटना के परिणामों को सरलता से समझना भी कठिन है। हम सरल एवं शीघ्र समझने योग्य आर्थिक प्रणाली को स्वीकारना चाहते हैं, अतः हम सरल प्रणालियों में अंतर्निहित संबंधों का पता लगाते हैं एवं धीरे धीरे कठिन मान्यताओं का समावेश करते हैं। इसमें अगर साधारण शब्दों में कहें तो निगमनात्मक विधि क्या है? इस विधि में तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। मतलब निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर काम होता है। इस विधि को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब निगमन विधि के प्रकार देखेंगे हम। निगमन विधि के दो प्रकार होते हैं, गणितीय तथा अगणितीय। निगमन विधि के कितने प्रकार होते हैं? दो, गणितीय और अगणितीय। गणितीय विधि का प्रयोग एडवर्थ तथा मिल ने अधिक किया था, जबकि अगणितीय विधि का प्रयोग अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अधिक किया था। वर्तमान में अर्थशास्त्र में रेखा चित्रों एवं गणित का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। अधिकांश प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री निगमन विधि के समर्थक रहे हैं। अब हम निगमन विधि के गुण देखेंगे कि निगमन विधि के गुण कौन से हैं। फर्स्ट है इसका सरलता। यह विधि अत्यंत सरल है क्योंकि इसमें आंकड़े एकत्रित करने व उनके विश्लेषण करने का जटिल कार्य नहीं करना पड़ता है। इस विधि में केवल कुछ स्वयं सिद्ध मान्यताओं को आधार मानकर तर्क की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि को सामान्य नागरिक भी सरलतापूर्वक समझ सकता है। दूसरा है इसमें निश्चितता। इस विधि के अंतर्गत यदि स्वयं सिद्ध धारणाएं एवं मान्यताएं सत्य हैं तो उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। त्रुटियों को तर्क अथवा गणित की सहायता से दूर किया जा सकता है। मतलब जो त्रुटियां हैं उनको तर्क और गणित की सहायता से दूर किया जा सकता है। थर्ड हमारा सर्वव्यापकता। इस विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी साधनों पर लागू होते हैं क्योंकि वे मनुष्य की सामान्य प्रकृति एवं स्वभाव पर आधारित होते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निगमन प्रणाली पर आधारित और यह सिद्धांत सभी स्थानों और समयों पर लागू होता है। निगमन विधि के निष्कर्षों को सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में लागू किया जा सकता है। चौथा है हमारा निष्पक्षता। इस विधि के अंतर्गत निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष होते हैं क्योंकि अन्वेषक निष्कर्षों को अपने विचारों तथा दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं करता। इस विधि में निष्कर्ष स्वयं सिद्ध मान्यताओं को मानकर तर्क के आधार पर निकाले जाते हैं। जहाँ पक्षपात रहित सही निष्कर्षों की अधिक आवश्यकता होती है, वहाँ निगमन विधि का मानसिक महत्व होता है। आगे इसका कौन सा पार्ट है? फोर्थ है कि फिफ्थ आ गई। आर्थिक विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त। आर्थिक विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त क्या है? यह विधि आर्थिक विश्लेषण जैसे कि सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि मानवीय व्यवहार के संबंध में नियंत्रित प्रयोग करना असंभव अथवा अत्यंत कठिन होता है। आर्थिक विश्लेषण की प्रयोगिता
फिफ्थ हमने पढ़ा इसमें आर्थिक विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त है ये। ठीक है, तो यह विधि आर्थिक विश्लेषण जैसे सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि मानवीय व्यवहार से संबंधित है। पीछे गया क्या, कहाँ आए हुए थे हम, आए हुए थे विधियाँ कर रहे थे हम, विधियाँ यही था ना। निगमन विधि की विशेषताएं कर रहे हैं, निगमन विधि के गुण सही हो गया था ना। आर्थिक विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त है ये। ठीक है, यह विधि आर्थिक विश्लेषण जैसे सामाजिक विषयों के लिए अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि मानवीय व्यवहार के संबंध में नियंत्रित प्रयोग का करना असंभव अथवा अत्यंत कठिन होता है। आर्थिक विश्लेषण की प्रयोगशाला समस्त विश्व होता है। आर्थिक विश्लेषण की प्रयोगशाला क्या होती है, उसका समस्त विश्व पूरा संसार होता है। अतः इतने बड़े क्षेत्र के बारे में आंकड़े एवं तथ्य एकत्र करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में निगमन विधि का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। 6 नंबर है हमारा मितव्ययी। मितव्ययी मतलब क्या है, कम खर्चीली। निगमन विधि के में आंकड़े एकत्रित करने तथा नियंत्रित प्रयोग करने की आवश्यकता न होने के कारण अधिक व्यय नहीं करना पड़ता, इसलिए यह विधि मितव्ययी है। इसलिए इसका प्रयोग व्यक्तिगत आधार पर भी किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुसंधान व खोज के लिए यह विधि श्रेष्ठ है। 7 नंबर है आगमन विधि की पूरक है। जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की पूरक है। निगमन विधि का प्रयोग आगमन विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की जांच करने के लिए किया जा सकता है और इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां आगमन विधि का प्रयोग संभव नहीं होता। भाई जहां आगमन का संभव नहीं होता वहां निगमन का तो प्रयोग करना पड़ेगा। 8 हमारा भविष्यवाणी संभव। निगमन प्रणाली के आधार पर आर्थिक घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाकर भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसके गुण हैं, जहाँ विशेषताएं हैं तो वहाँ इसके दोष भी करेंगे हम। दोष क्या क्या हैं वो देख लीजिए। निगमन विधि में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। फर्स्ट है निष्कर्ष काल्पनिक एवं अवास्तविक होते हैं। क्या है कि जो निष्कर्ष हैं वो काल्पनिक और अवास्तविक होते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं पेज बार बार। आगमन चल रही है तो आगमन आगमन आगमन। अरे आजा भाई। हाँ ये तो हो गया। दोष करे थे हम। पहला तो हमारा निष्कर्ष काल्पनिक एवं अवास्तविक होता है। तो इस विधि के अंतर्गत तथ्य एवं आंकड़ों को एकत्रित किए बगैर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निष्कर्ष सामान्य मान्यताओं के असत्य होने पर काल्पनिक एवं अवास्तविक होते हैं, क्योंकि इसमें जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे नहीं किए जाते और जो मान्यताएं होती हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसलिए मान्यताओं के असत्य होने पर, मान्यताएं असत्य भी तो हो सकती हैं, तो उसमें जो निष्कर्ष है वो काल्पनिक और अवास्तविक होते हैं। तो ये इसका एक दोष है। सेकंड देखेंगे इसमें क्या कमी है, क्या दोष है इसका। निष्कर्ष की जांच संभव नहीं है, मतलब कि जो निगमन विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी जांच संभव नहीं है। इस विधि में स्वयं सिद्ध तथ्यों को जांचने के लिए आंकड़े एवं सूचनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जो आंकड़े सूचनाओं का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, न तो स्वयं सिद्ध मान्यताओं की और न ही उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की जाँच की जा सकती है। थर्ड दोष देखेंगे इसका क्या है। सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं है। भाई ये तो बात सच है कि इस विधि के तहत सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। निगमन विधि के द्वारा उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता जिनके बारे में स्वयं सिद्ध मान्यताएं उपलब्ध नहीं हैं। विश्व की नवीनतम समस्याओं जिनके बारे में पूर्व अनुभव एवं स्वयं सिद्ध बातें ज्ञात नहीं है का विश्लेषण इस विधि में नहीं किया जा सकता। फोर्थ है कि स्थिर दृष्टिकोण है। इस विधि में निष्कर्ष कुछ स्वयं सिद्ध बातों को स्थिर मानकर निकाले जाते हैं, अतः यह एक स्थैतिक विश्लेषण है और इसमें प्रावेगिक यानी कि परिवर्तनशील, प्रावेगिक क्या होता है, परिवर्तनशील दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। विश्व की अधिकांश आर्थिक समस्याएं प्रावेगिक अथवा परिवर्तनशील हैं। फिफ्थ है इसका सार्वभौमिकता का अभाव। आर्थिक परिस्थितियां समय तथा स्थान के साथ निरंतर बदलती रहती हैं। जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो समय और स्थान के साथ निरंतर बदलती रहती हैं।
अतः तो निष्कर्षों का सभी स्थान पर परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हमारे आगे सेकंड जो मेथड है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि निगमन विधि की ठीक विपरीत है। जैसे वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती थी, तो इस विधि में तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। इस विधि में बहुत सी विशेष घटनाओं अथवा तथ्यों का अवलोकन एवं अध्ययन करके प्रयोग के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसमें तो था क्या, स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित जो बातें होती थी उनके अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकाले जाते थे। इस विधि में क्या है, बहुत सी विशेष घटनाओं अथवा तथ्यों का अवलोकन और अध्ययन करके प्रयोग के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जे.के. मेहता के शब्दों में आगमन विधि तर्क की विधि है, जिसमें हम बहुत सी व्यक्तिगत आर्थिक घटनाओं के आधार पर कारणों और परिणामों के सामान्य संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरणार्थ, हमने प्रयोग करके यह देखा है कि किसी वस्तु का मूल्य गिरने पर 20 व्यक्ति उसे अधिक खरीदते हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु का मूल्य गिरने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अब जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। इस विधि में तर्क का कर्म विशेष से सामान्य की तरफ होता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। आगमन विधि के प्रकार। आगमन विधि के भी दो प्रकार हैं, ठीक है। निगमन के कितने के, गणितीय और अगणितीय। और आगमन के क्या हैं, प्रायोगिक आगमन विधि और सांख्यिकीय आगमन विधि। प्रायोगिक आगमन विधि क्या होती है, इस विधि में कुछ नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब प्रायोगिक आगमन विधि में प्रयोग किए जाते हैं, फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में नियंत्रित प्रयोगों के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध होता है, इसलिए प्रयोगात्मक आगमन विधि का प्रयोग अर्थशास्त्र में बहुत सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। सेकंड है सांख्यिकीय आगमन विधि। इस विधि के अंतर्गत संबंधित घटनाओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है तथा सांख्यिकीय उपकरणों की सहायता से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में अधिक उपयुक्त होने के कारण अर्थशास्त्र में इस विधि का अधिक प्रयोग होने लगा है। आगमन विधि को अनेक नामों से पुकारा जाता है। मतलब आगमन विधि के और भी नाम हैं, वो कौन से हैं देखिए। इसको ऐतिहासिक विधि, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती हैं। वास्तविक प्रणाली, वास्तविकता पर आधारित होती है। सांख्यिकीय प्रणाली तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती है सांख्यिकीय। अनुभव सिद्ध विधि अनुभव पर आधारित होती है। प्रायोगिक विधि प्रयोग पर आधारित होती है, ठीक है। इसलिए इसके ये अन्य नाम है आगमन विधि के। आगमन प्रणाली का प्रयोग रोसरनीज, मोलर, फ्रेडरिक, लिस्ट, लेस्ली आदि अर्थशास्त्रियों ने अधिक किया है। कौन से हैं, रोसरनीज, मोलर, फ्रेडरिक, लिस्ट, लेस्ली, ठीक है। इन अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली का प्रयोग अधिक से अधिक किया है। अब हम करते हैं आगमन विधि के गुण। निष्कर्षों का सही एवं विश्वसनीय होना। फर्स्ट गुण क्या है इसका, कि निष्कर्षों का सही एवं विश्वसनीय होना। आगमन विधि में निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों एवं प्रयोगों की सहायता से निकाले जाते हैं, इसलिए ये निष्कर्ष वास्तविकता से अधिक निकट एवं विश्वसनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को निष्कर्षों पर संदेह हो तो वह स्वयं आंकड़ों एवं तथ्यों को एकत्रित करके पुनः निष्कर्ष निकाल सकता है। निष्कर्षों की जांच संभव है। मतलब जो आगमन विधि में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी जांच संभव है। इस विधि में निकाले गए निष्कर्षों को वास्तविक प्रयोगों, आंकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर जांचा जा सकता है और बार बार निष्कर्षों की नए प्रयोगों से पुष्टि की जाती है, तो इस विधि में जनता का अधिक से अधिक विश्वास हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रायोगिक दृष्टिकोण, यानी कि परिवर्तनशील दृष्टिकोण। आगमन विधि प्रायोगिक दृष्टिकोण लिए हुए है। इस विधि में एक बार निकाले गए निष्कर्षों एवं सिद्धांतों को सदैव के लिए सत्य नहीं माना जाता। मतलब इसमें जब भी किसी समस्या का समाधान के लिए समाधान निकाला जाता है तो नए आंकड़े और नए तथ्य ही कलेक्ट किए जाते हैं। सदैव एक जैसे को सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बदलते रहते हैं। चौथा है निगमन विधि की पूरक है। जैसे कि निगमन भी तो आगमन की पूरक थी, अब इन्हें निगमन कर दिया आगमन की पूरक, ठीक है। आगमन विधि के द्वारा हम उन निष्कर्षों की जांच कर सकते हैं जो निगमन विधि द्वारा निकाले गए हैं
अतः यह विधि निगमन विधि की पूरक है। फिफ्थ है इसका, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में क्या कहा इसमें, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में अधिक उपयोगी है। तो यह जो विधि है वो समष्टि का है, मतलब जो बड़ा पार्ट है, जो अर्थव्यवस्था का दो पार्ट थे, सूक्ष्म और समष्टि, यानी व्यष्टि और समष्टि। तो समष्टि में आर्थिक विश्लेषण में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है कौन सी विधि, आगमन विधि, जिसमें राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत एवं विनियोग के संबंध में हम आंकड़े एकत्रित करके उनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के आर्थिक संबंध ज्ञात कर सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियों में संशोधन के सुझाव दे सकते हैं। अब जहाँ गुण किए हैं तो आगमन विधि के हम दोष भी देखेंगे। दोष क्या क्या हैं वो देखिए। जटिल एवं कठिन है। आगमन विधि में आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण करना तथा विश्लेषण करना अनेक बार इस विधि में नियंत्रित प्रयोग भी करने होते हैं। ये सब प्रयोग अत्यंत जटिल एवं कठिन है। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस विधि की कार्य प्रणाली को सरलतापूर्वक नहीं समझ सकता, इसलिए ये जटिल भी है और कठिन भी है। दूसरा कि पक्षपात का भय है। आगमन विधि में एक अन्वेषक पक्षपात कर सकता है। अन्वेषक कौन होता है, जो आंकड़े कलेक्ट करता है, जो खोज करता है, ठीक है, पक्षपात कर सकता है। वह अपनी विचारधारा के अनुरूप प्रयोगों की इकाइयाँ चुन सकता है और इच्छित निष्कर्ष निकाल सकता है। तो ये इसका दोष है। थर्ड है इसमें निष्कर्ष अनिश्चित इस विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में अनिश्चितता की संभावना रहती है। स्वयं बोल्डिंग ने माना है कि सांख्यिकीय सूचना केवल ऐसी बातों या निष्कर्षों को प्रस्तुत कर सकती है जिनके होने से संभावना कम या अधिक होती है। वह पूर्णतः निश्चित निष्कर्ष नहीं दे सकती। फोर्थ में क्या कहा इसने, खर्चीली, जो ये विधि है वो खर्चीली है। आगमन प्रणाली में निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रयोग करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए गणकों एवं अन्वेषकों को रखना पड़ता है। मतलब जब इसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, तो उसके लिए गणकों और अन्वेषकों को रखना पड़ता है, जिसमें अत्यधिक समय एवं धन का व्यय होता है। ठीक है, इस समय और धन दोनों चीज़ें लगती हैं और यही कारण है कि यह विधि अत्यधिक खर्चीली है। नेक्स्ट देखिए इसका फिफ्थ है, सीमित क्षेत्र के अवलोकन पर आधारित निष्कर्ष दोषपूर्ण है। तो इस प्रणाली के निष्कर्षों की सत्यता आंकड़ों एवं प्रयोगों के क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्या है जो ये आगमन विधि है, आगमन प्रणाली के निष्कर्षों की जो सत्यता है वो आंकड़ों एवं प्रयोगों के क्षेत्र पर निर्भर करती है। यदि बहुत थोड़े से आंकड़ों एवं प्रयोगों के आधार पर कोई निष्कर्ष अथवा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए जाते हैं तो वे वास्तविकता से दूर होते हैं। अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों के लिए उपयोगी, ठीक है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार पर नियंत्रित प्रयोग के लिए बहुत कम क्षेत्र होता है। जिसमें मानव व्यवहार पर नियंत्रित प्रयोग के लिए बहुत मात्रा में कम क्षेत्र होता है, इसलिए इसका आर्थिक विश्लेषण में अधिक प्रयोग नहीं हो सकता। सेवंथ है इसका, अर्थशास्त्र के विकास के लिए अपर्याप्त। यदि केवल इस विधि का प्रयोग आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाए तो अर्थशास्त्र विषय का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अनेक समस्याएं इस विधि से हल नहीं की जा सकती। आगे हम देखेंगे आगमन एवं निगमन प्रणालियों की पूरकता। ये दोनों क्या सच में एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों प्रणालियों में गुण एवं दोषों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं, सहयोगी हैं। जिस प्रकार चलने के लिए दाएं व बाएं दोनों पैरों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को समझने के लिए भी आगमन एवं निगमन दोनों प्रकार की प्रणालियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या रहेगा और आगमन और निगमन दोनों प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता होती है। मार्शल ने डेफिनेशन दी है। चलिए मार्शल के और एरिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। और मार्शल ने दोनों प्रणालियों को पूरक बताते हुए कहा है कि एक विधि द्वारा निष्कर्षों की सत्यता और जांचने के लिए दूसरी विधि का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। और फिर एरिक ने क्या कहा है कि निगमन और आगमन प्रणाली का आपस में संबंध होना। ठीक है, आगे रहेगा मूलर ने क्या कहा कि जैसा कपड़ा काटने के लिए कैंची के एक फलक से काम नहीं चलता, दोनों होने ज़रूरी है ना, ठीक उसी
प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किसी एक प्रणाली से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। तो भाई आज हमने अपने चैनल पर क्या किया है, हमने किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, आज हमने इसका क्या किया, अर्थ देख लिया, इसकी परिभाषाएं देखी प्रोफेसर हेंडरसन और क्वांट के अनुसार, प्रोफेसर चैम्बरलिन, प्रोफेसर बोर्डिंग। ठीक है, फिर हमने किया अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो कि 4 भागों में बांटा गया है, मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हमने की अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर क्या है। ठीक है, इसको भी 2 भागों में देखा गया है कि अर्थशास्त्र एज ए साइंस और एज एन आर्ट के रूप में। ठीक है, फिर हमने की हैं इसकी विधियाँ, अर्थशास्त्र की ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिनका वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर विधियों के हमने अर्थ देखे, परिभाषा देखी। ठीक है, ये अर्थ परिभाषा, ये तो कला का भी आ गया, का अर्थ परिभाषा। ठीक है, और फिर और क्या देखा है हमने, दोनों विधियाँ हो गई हमारी, 2 विधियाँ हैं, आगमन विधि और निगमन विधि, उनकी विशेषताएं और दोष हमने कर लिए हैं। अब इसी पार्ट में हमारा रहता है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और उत्पादन संभावना वक्र। इसकी 2 चीज़ें रहती हैं, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।